हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, जिसमें हमारा आज की वीडियो में मेन फोकस रहेगा कॉजेज़ पर। सो गाइज, अभी तक का आपका कोई भी टॉपिक अगर मिस हो गया है तो आप प्लेलिस्ट से विजिट करके देख सकते हैं। ओके, सो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया। इसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। इससे कुछ ही दिन पहले दो परस्पर विरोधी यानी इंटरप्लेडर सूट आइडियोलॉजीज के सिंबल जर्मनी और सोवियत यूनियन ने 10 ईयर नॉन अग्रेशन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए थे। तो इस कॉन्ट्रैक्ट ने इन दोनों देशों के बीच पोलैंड के डिस्ट्रीब्यूशन का रास्ता साफ कर दिया था। उस समय तक सोवियत यूनियन के साथ ब्रिटेन और फ्रांस के जितने भी सैनिक गठबंधन के सभी जितने भी कोशिशें हो रही थी वो सब नाकामयाब हो रही थी। तो इन रियलिटी न केवल ब्रिटेन और सोवियत यूनियन ने एक बातें वहाँ पे चल रही थी उनके बीच में, जबकि जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में एक सीक्रेट ट्रीटी वहाँ पे चल रही थी। ये दोनों ही ट्रीटीज़ जो हो रही थी, जो भी बातें आपस में चल रही थी, वो दोनों ही नाकामयाब हो रही थी। ठीक है, देखो, वर्ल्ड वॉर के शुरू होने से कुछ मंथ्स पहले ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने पोलैंड को ये भरोसा दिलाया कि अगर पोलैंड पर अटैक हुआ और अगर पोलैंड अपना डिफेंस करने का डिसीजन किया, अगर पोलैंड ने अपना डिफेंस करने का डिसीजन किया, तो वो दोनों देश उसके डिफेंस के लिए हर एक संभव हेल्प करने की कोशिश करेंगे। जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे उनकी हेल्प के लिए होती है वो सब वो करेंगे। जब वॉर को टालने और पोलैंड के जितने भी डिफेंस के जितने भी वो उपाय करे थे, जितने भी वो चीज़ें करने की कोशिश करे थे, वो सारी नाकामयाब होती जा रही थी। और जर्मनी ने 1 सितंबर को वॉर अनाउंस किए बिना ही पोलैंड पर अटैक कर दिया। ठीक है, ओके, सो अब हम जानेंगे कॉजेज़ ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब हम कॉजेज़ जानेंगे। सबसे पहला हमारा कॉज है और सबसे इंपॉर्टेंट कॉज ये हमारा है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स सबसे पहला कॉज है जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत थी। देखो, पेरिस का जो पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था 1919 में, वो एक ऐसी आइडियल वर्ल्ड सिस्टम के इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश की गई थी वहाँ पर, जो कि जस्टिस, पीस और डिसआर्मामेंट पर बेस्ड होनी थी, राइट। लेकिन कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेने वाले सभी रिप्रेजेंटेटिव्स इन ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग सोच रखते थे। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस की जो मेन चीज़ थी, यानी कि जो वर्साई की ट्रीटी थी, वो जर्मनी पर एक अक्यूज्ड पीस ट्रीटी कही जा सकती है। अक्यूज्ड पीस ट्रीटी का मतलब होता है कि जर्मनी को बहुत ज़्यादा वो ह्यूमिलिएट वहाँ किया जा रहा था, उनकी इंसल्ट बहुत ज़्यादा की जा रही थी, जिसकी वजह से जर्मनी ने ये कहा जा सकता है कि जर्मनी ने वॉर छेड़ा। ठीक है, लगभग हाफ सेंचुरी पहले प्रशा ने फ्रांस को हरा के 1871 में जर्मन एम्पायर की नींव रखी थी। तब से फ्रांस लगातार डर और ह्यूमिलिएशन की लाइफ जो है जी रहा था। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार हो गई तो फ्रांस ने अपनी ह्यूमिलिएशन का बदला लेने का डिसीजन लिया। पेरिस कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेने के लिए जर्मन डेलीगेशन को सिटी के भारी हिस्से में एक होटल हुआ करता था, जिसके चारों तरफ क्या हुआ करते थे, बार्ब्ड वायर यानी कि कांटेदार तार लगे हुए थे, और होटल के पास में पुलिस का उस तरीके से पहरा था जैसे कि जेल के बाहर होता है। तो जर्मन रिप्रेजेंटेटिव से ट्रीटी का जब ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था, उस समय किसी भी तरीके का किसी भी स्टेज पर उनसे उनकी सलाह नहीं ली गई, किसी भी तरीके से उनसे कुछ भी पूछा नहीं गया। ट्रीटी दोनों साइड्स की टॉक्स पर बेस्ड नहीं थी। ठीक है, तो ट्रीटी का जो ड्राफ्ट जो था वो विक्टर्स क्लब यानी कि जो जीते हुए नेशंस थे, जीते हुए राष्ट्र थे, उन्होंने तैयार किया था और जर्मनी से कहा गया कि वो उस ड्राफ्ट पर साइन कर दे, अदरवाइज उनके अगेंस्ट फिर से मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जर्मनी को हर एक तरीके से ह्यूमिलिएट किया गया, जिसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक कॉज माना जा सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फेलियर ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम, यानी कि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तरीके से विफलता। ठीक है, जब हम बात करें यहाँ पे कलेक्टिव सिक्योरिटी की, जब कलेक्टिव सिक्योरिटी की इमेजिनेशन फर्स्ट टाइम की गई, सबसे पहले वर्ल्ड के लीडर्स ने 1919 में की थी। इस आइडियोलॉजी का मेन गोल क्या था? उन देशों को हेल्प प्रोवाइड करवाना था जिनके अगेंस्ट अटैक किया गया हो। इस तरीके की जो हेल्प थी और सुरक्षा की जो गारंटी होती है, वो लीग ऑफ नेशंस जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू किए जाने के दावे ज़रूर किए गए, बट ये सब फेल रहे। इस सिस्टम में क्या गोल होता है कि सिक्योरिटी मीन्स और कलेक्टिव हेल्प, इसलिए राष्ट्र संघ को लाया गया, यानी कि लीग ऑफ नेशंस को लाया गया कि किसी भी मेंबर कंट्री यानी कि जिस पर अटैक हुआ हो, अगर उन पे अटैक हो रहा है तो उन्हें हेल्प ज़रूर दी जाएगी।
ठीक है। तो यहाँ इसके दो तरीके के रूप हो सकते हैं। सबसे पहला, जिन पर जो अटैक कर रहा है उनके अगेंस्ट इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाएं, राइट। सेकंड, जिन पर अटैक हुआ है उन्हें मिलिट्री हेल्प दी जाए या दोनों में से कोई एक एक्शन लिया जाए, ठीक है। सो जब लीग ऑफ नेशंस था तब वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस किया गया इसको लेकर कि जब भी किसी बड़े देश के थ्रू छोटे और कम पावरफुल देश पर अटैक किया गया तो उस पर कब्जा कर लिया गया, तब लीग ऑफ नेशन बिल्कुल फेल रहा। या जब छोटे या कम पावरफुल देशों के कॉन्फ्लिक्ट्स को ज़रूर लीग ऑफ नेशन ने सुलझाया, लेकिन जब बड़ी कंट्रीज़ की यहाँ बात हो रही है या कलेक्टिव सिक्योरिटी की यहाँ बात हो रही है तो लीग ऑफ नेशन पूरी तरीके से फेल रहा। सो लीग ऑफ नेशंस पूरी तरीके से फेल रहा। एक करंट एग्जांपल लेते हैं यूनाइटेड नेशंस का। देखो आज की डेट में जैसे कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, तब कितने सारे इकोनॉमिक जो सैंक्शंस है वो रशिया पे लगाए गए, पर इन सब के बावजूद क्या रशिया पर किसी भी तरीके का फ़र्क पड़ा? नहीं, क्योंकि इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को जो भी फंडिंग होती है वो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ही ज़्यादा करती है। चाइना, रशिया, ब्रिटेन, ये सभी ज़्यादा करते हैं। तो इस वजह से उनमें किसी भी तरीके का डर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इकोनॉमिक सैंक्शन जो होते हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगे, क्योंकि किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक नीड्स होती है वो बड़ी कंट्रीज़ के बिना पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। एक केस देख लेते हैं जिसके बाद आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ जाओगे। देखो कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक इम्पॉर्टेंट केस जो है वो 1935 to 36 में लीग ऑफ नेशन के सामने आया। इटली जो जापान की तरह काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर हुआ करता था, उसने अक्टूबर 1935 में अफ्रीका की जो फ्री कंट्रीज थी अबिसिनिया पर अटैक कर दिया, उसको इटली ने हरा दिया, ठीक है, और मई 1936 में अपने एम्पायर में इंक्लूड कर दिया, राइट। इसके बाद लीग ऑफ नेशन ने अपनी पूरी जितनी भी उसकी लाइफ लाइन थी उसमें सबसे पहली बार कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम के सामने इटली को अग्रेसिव डिक्लेयर किया और उसके अगेंस्ट इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की सिफारिश की। लेकिन इसका कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। जैसे कि मैंने कहा कि लीग ऑफ नेशंस पूरी तरीके से यूजलेस था, क्योंकि इटली के अगेंस्ट ना तो ऑयल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए और ना ही कोई मिलिट्री एक्शंस करने का डिसीजन लिया गया। एक छोटे नेशन की सॉवरेनिटी का पूरी तरीके से विनाश हो गया और लीग ऑफ नेशन की कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम पूरी तरीके से फेल रही, ठीक है। जिससे हम ये कह सकते हैं कि लीग ऑफ नेशन जर्मनी के अगेंस्ट भी कोई एक्शन करने में पूरी तरीके से फेल रहा, ठीक है। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फेलियर ऑफ डिसआर्मामेंट। देखो जो पेरिस के पीस कॉन्फ्रेंस में ये तय किया गया था कि वर्ल्ड पीस तभी पॉसिबल हो सकता है जब जितने भी देश हैं वो अपने वेपन्स में कटौती करेंगे, जब अपनी वेपन्स की लिमिटेशंस कर देंगे, जितनी उनकी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी होगी सिर्फ उतना ही रखेंगे। इसका मतलब ये था कि जितने भी अग्रेसिव नेचर के सभी वेपन्स जो होंगे उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। तो वेपन्स में कटौती करने की जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दी गई? लीग ऑफ नेशंस को सौंपा गया था। अनफॉर्चुनेटली डिसआर्मामेंट की तरफ कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई, ठीक है। लीग ऑफ नेशन के थ्रू जो एक परमानेंट मिलिट्री कमीशन ने ये कहा कि जब इमीडिएट सिचुएशंस होती है वॉर की तब डिसआर्मामेंट पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ओके, नेक्स्ट कॉज है वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस। देखो अमेरिका के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू 1929 में सडनली यूरोपियन कंट्रीज़ को दिए जाने वाले जितने भी लोन्स थे और कैपिटल उनका इनपुट को बंद कर देने के साथ ही वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो गया, ठीक है। तो यूरोप के बहुत सारे जो देश थे वो ज़्यादातर जर्मनी अमेरिकी मनी की हेल्प से तेज़ी से इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस कर रहे थे। अचानक ये प्रोग्रेस रुक गई। इकोनॉमिक क्राइसिस की जब हम बात करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो असर किस पे पड़ा 1930 to 32 में देखने को मिला। सो इकोनॉमिक क्राइसिस ने ज़्यादातर देशों की इकोनॉमिक को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पहुंचाया। सो इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू होते ही डिसआर्मामेंट की सभी कोशिशें बंद हो गई और शस्त्र यानी कि वेपन्स की होड़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस का सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो जर्मनी पर पड़ा, ठीक है, जहां लगभग 7 लाख लोग जो है अनएम्प्लॉयमेंट की चपेट में आ गए। सो जर्मनी ने मजबूरी में ये अनाउंस कर दिया कि जितनी भी अगर फ्यूचर में कोई भी उन्हें भुगतान करना पड़ेगा तो वो नहीं करेगा। सो जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस के जो जर्मनी में हो रहे थे उसकी वजह से हिटलर के नाज़ी तानाशाही के एस्टैब्लिशमेंट में एक डायरेक्ट हेल्प की। इस बीच ब्रिटेन को भी कुछ ड्रास्टिक मेजर्स करने पड़े। इनमें ब्रिटेन के थ्रू अबेंडोनिंग द गोल्ड स्टैंडर्ड यानी स्वर्णमान का परित्याग शामिल था।
ओके, नेक्स्ट कॉज है द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल माइनॉरिटीज़। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो नए नेशनैलिटीज़ के बेस पर स्टेट इस्टेब्लिश हुए थे, उनमें ज़्यादातर जो थे वो नेशनल माइनॉरिटीज़ भी थे। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन, उन्होंने सेल्फ डिसीजन के आइडियोलॉजी पर मेन फोकस किया था, लेकिन कई रीजंस की वजह से इस थियोरी को वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका था। फॉर एग्जांपल, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया में बहुत बड़े नंबर्स में जर्मन लोग माइनॉरिटीज़ की तरह रह गए थे। तो पोलैंड और रोमानिया में रूसी अल्पसंख्यक यानी कि जो रशियन माइनॉरिटीज़ थे, रोमानिया और यूगोस्लाविया में हंगरी वासी माइनॉरिटी और इटली में जर्मन और स्लाव माइनॉरिटीज़ मेन थे। इसके बाद अल्पसंख्यकों में बहुत ज़्यादा खुशी की कमी के साथ साथ डर भी बहुत ज़्यादा था। अलग अलग देशों में लगभग 1,75,00,000 माइनॉरिटीज़ लोग थे, जिनमें से अकेले जर्मन माइनॉरिटीज़ जो थे वो 75 लाख थे। तो पेरिस कॉन्फ्रेंस के बाद अलग अलग देशों ने माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट और राइट्स की सिक्योरिटी के लिए माइनॉरिटी ट्रीटीज़ पूरी की थी। फिर भी ज़्यादातर जो माइनॉरिटीज़ थे वो खुश नहीं थे, सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, तो हिटलर ने इस कंडीशन का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाना चाहा और माइनॉरिटीज़ की फीलिंग्स के साथ खेलना शुरू कर दिया। अब माइनॉरिटीज़ ने अपने अपने ओरिजिन कंट्रीज़ के साथ मिलना शुरू कर दिया। ठीक है, हिटलर ने अब क्या करना शुरू कर दिया, उनकी इमोशन के बेस पर पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया में जर्मन माइनॉरिटीज़ के क्वेश्चन को लेकर पड़ोसी देशों के अगेंस्ट अटैक की तैयारी शुरू कर दी थी। ठीक है, ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इमीडिएट कॉज पर, जो कि है जर्मन अटैक ऑन पोलैंड, यानी कि पोलैंड पर जर्मन का आक्रमण। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो इमीडिएट कॉज है वो पोलैंड के अगेंस्ट 1 सितंबर 1939 को किया गया अटैक था। ये एक सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जर्मनी और सोवियत यूनियन ने पूर्वी यूरोप के देशों को अपने अपने एरिया में डिवाइड करने का डिसीजन भी किया था। इस सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी पूरे वर्ल्ड को 1945 में जाकर हुई। हिटलर की जो सेना ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर धावा बोल दिया। हिटलर का जो इरादा एक्चुअल में था क्या, पोलैंड को हराकर खुद सोवियत यूनियन पर अटैक करने का था, यानी कि धोखा देने का उसका इरादा था। बट स्टालिन उसकी इस चाल को नहीं समझ सका। हिटलर बाहरी तौर पर पोलैंड निवासी जितने पोलैंड में रहते थे माइनॉरिटीज़ को जस्टिस दिलवाना चाहता था। ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड को ये भरोसा दिलाया था कि उस पर अगर अटैक होता है तो वो उसे हेल्प प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, और उन्होंने जर्मनी को चेतावनी दी और फिर 3 सितंबर 1939 को पोलैंड के सपोर्ट में जर्मनी के अगेंस्ट वॉर की एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी थी। ठीक है, जर्मनी ने पोलैंड पर वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से अटैक किया और 17 to 18 सितंबर 1939 को पूर्व की ओर से सोवियत संघ ने पोलैंड पर धावा बोल दिया था। तो जर्मनी और सोवियत संघ ने 28 सितंबर 1939 की एक द्विपक्षीय जो संधि होती है उससे पोलैंड की सोवरेनिटी को ख़त्म करके उसे आपस में डिवाइड कर लिया। इस बीच जितने भी बाकी सारे जितने भी देश थे उन्होंने जर्मनी के अगेंस्ट अटैक का अनाउंस कर दिया था। इस तरीके से पोलैंड पर जर्मन अटैक ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू कर दिया था। ठीक है, आफ्टर दैट वॉर बिगिंस, पोलैंड पर जर्मन अटैक ने वॉर का बिगुल बजा दिया था। मेमल नाम के एक जर्मन नगर को वर्साई की संधि ने जर्मनी से अलग कर दिया था। वो लिथुआनिया के अंडर अब हो चुका था। तो जर्मन सेना ने 23 मार्च 1939 को सडनली मेमल पर कब्जा कर लिया। इससे पहले हिटलर ने लिथुआनिया से मांग की थी कि वो मेमल को तुरंत वापस लौटा दे। उसी दिन 23 मार्च 1939 को जर्मन विदेश मंत्री रिपनट्रॉप ने बर्लिन स्थित पोलिश राजदूत को बुलाया और जो शर्तें जर्मनी पोलैंड पर थोपना चाहता था वो राजदूत को साफ वर्ड्स में बता दी गई थी। तो वहाँ की जो फॉरेन मिनिस्टर ने मांग की कि डेजिंग को फ्री कर दे और उस सिटी को जिसका जो नाज़ीकरण कर दिया गया था तुरंत जर्मनी की सोवरेनिटी के अंडर कर दिया जाए और पोलैंड के गलियारे में जो पूर्वी प्रशा को जर्मनी से जोड़ने के लिए एक रास्ता जो है और फैसिलिटीज़ दी जाए। इसका जो एक प्रैक्टिकली मतलब क्या होगा कि गलियारे को बीच से काटता हुआ एक वेस्टर्न गलियारा, जो कि यूरोपियन वेस्टर्न जो गलियारा की यहाँ बात हो रही है, जिस समय पोलैंड के सामने ये मांग रखी गई थी उस समय शायद हिटलर ने वॉर की इमेजिनेशन नहीं की थी। उसको ये उम्मीद थी कि इस बार भी जो प्रधानमंत्री है, जो प्राइम मिनिस्टर है चैम्बरलेन म्यूखिन, समझौते की तरह किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जर्मनी की सभी कंडीशन पूरी करवा देंगे। पर इस बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिटलर की चाल के सामने न झुकने का डिसीजन कर लिया था।
सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।